Assalamualaikum all of you. Today my presentation topic sediments and dust analysis. Sediments का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. Sediments form in water bodies as a result of the gravitational settling of suspending waters. वाटर बॉडीज़ के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेविटेशनल फैक्टर अंडर द ग्रेविटेशनल फैक्ट वो सेटल डाउन हो जाते हैं. एंड सेकेंड है हमारे पास इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स स्मॉल पार्टिकल्स मे रिमेन सस्पेंडेड वाइल स्टिल वाटर्स मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स विल सेटल टू द बॉटम. अगर रिवर का फ्लो या वाटर बॉडीज़ का फ्लो तेज़ हो फास्ट हो तो हमारे पास जो लार्ज पार्टिकल होते हैं सेडिमेंट के वो सेडिमेंट के लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंट के तौर पर डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं. एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास sedimentation take place in estuaries where there is a reduction in the river flow velocities due to mixing with sea water, and this can result in the formation of muddy tidal salts. एस्ट्रीज के अंदर जो सेडिमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है. एस्ट्रीज क्या है? अब अगर हम देखें तो जो फाइनल डेस्टिनेशन है सी दरिया की वो सी होती है. जब रिवर वाटर सी वाटर के अंदर जाके मिक्स हो रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी मीन रिवर फ्लो की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी और इसका नतीजा हमारे पास ये निकलेगा कि फ़्लो में रिडक्शन आ जाएगी. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है सेडिमेंट प्रॉपर्टीज़. सेडिमेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट हमारे पास है इंटरटाइडल सेडिमेंट्स. द सरफेस लेयर ऑफ एन इंटरटाइडल सेडिमेंट्स हैज़ जनरली एरोबिक कंडीशंस. ठीक है. जो हमारे पास इंटरटाइडल लेयर्स होती हैं वो सबसे ऊपर वाली लेयर्स होती है जो सबसे सेडिमेंट जो सरफेस के बहुत ज़्यादा करीब होती है और इनमें वाटर फ्लो कर रहा होता है. ये एरोबिक कंडीशंस कहलाते हैं. लो लेयर में एन एरोबिक और एन एक्सिक ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लो लेयर को हम एन एरोबिक कंडीशंस कहते हैं. ठीक है. मीन ऑक्सीजन एब्सेंस होती है वहाँ पे. थर्ड्स हमारे पास है डीपर लेयर्स. डीपर लेयर स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग होती हैं और यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है. और यहाँ जितनी भी स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं स्पीशीज़ विल प्रेजेंट इन देयर रिड्यूस फॉर्म वो रिड्यूस फॉर्म में पाई जाती हैं. ठीक है. उसके बाद है सेडिमेंट्स. वाई द एनालिसिस ऑफ सेडिमेंट्स आर नीडेड. हमें सेडिमेंट्स की एनालिसिस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एंड सेडिमेंटेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सेडिमेंटेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो रुकता नहीं है, कंटिन्यूस रहता है. एनालिसिस ऑफ सेडिमेंट्स course can provide a historical record of the chemical composition of suspended particles. अगर हमने सस्पेंडेड सेडिमेंट स्कोर का एनालिसिस करना है तो हमें 2 चीज़ें मिलेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेडिमेंट कोर हैं मीन हमारे पास जो सेडिमेंट है उसका हम एनालिसिस कर पा रहे हैं कि ये कितना पुराना है, किस जगह पाया जाता है, यहाँ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या है. ठीक है. तो उनको रिकॉर्ड्स करना होता है. द डेप्थ ऑफ द सेडिमेंट कोर इज़ प्रोपोर्शनल टू द टाइम गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट. सेडिमेंट्स की कोर जो हमें वहाँ से जिस इलाके की सेडिमेंट्स हो उस वहाँ से हमें उस इलाके की हिस्ट्री का पता चल सकता है कि किस इलाके में सेडिमेंट्स कौन है. उसके बाद है सेडिमेंट हज़ार्ड्स. Sediments hazards
टॉक्सिक सब्सटेंस में अकोमोलेट इन सेडिमेंट, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं अकोमोलेट करते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स हजार में। उसके बाद में फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ लो सॉल्युबिलिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट्स। मॉलिक्यूलर वेट्स जिसका कम होगा एंड मॉलिक्यूलर वेट्स हाई होगा देन लो सॉल्युबिलिटी होगी उसकी। उसके बाद हमारे पास है दे आर कंज्यूम बाय ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज फिश मसल्स। इसका मतलब ये है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो कंज्यूम करते हैं एक्वाटिक लाइफ, और जो एक्वाटिक लाइफ है वो हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये इस्तेमाल की जाती है, इट इज़ यूज एज फूड बाय ह्यूमंस, ये ह्यूमन के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। सेडिमेंट सैम्पलिंग एंड स्टोरेज। सेडिमेंट सैम्पलिंग एंड स्टोरेज अब क्या है? The general considerations for sampling, storage and sample treatment are the same as discussed. जो सैम्पलिंग, स्टोरेज एंड सेडिमेंट्स होते हैं वो सेम डिस्कस किए जाते हैं सॉइल में, ठीक है। वही सारी सेम चीज़ें होती हैं इनमें भी। अब इसमें हम स्पेसिफिक कुछ बातें कर लेते हैं। इक्विपमेंट्स यूज फॉर सैम्पलिंग सेडिमेंट्स वेरीज, वो डिपेंड्स करती हैं, जो इक्विपमेंट्स होती हैं इस्तेमाल की जाती हैं वो डिपेंड्स किस पे करती हैं? लोकेशंस पे, वाटर डेप्थ पे, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, वाटर डेप्थ क्या है, टेक्सचर्स ऑफ सेडिमेंट्स क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे स्कूप्स। स्कूप्स इक्विपमेंट्स, ठीक है, कैन बी यूज नियर द शूज। इसको हम जो शोर के करीब इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड देन और मे बी अटैच टू पोल्स एंड यूज फॉर बोर्ड्स। अगर हम थोड़ा सा डिप्थ में बोट ले जाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम एक पोल के साथ अटैच करना पड़ेगा हमें सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोरियर्स यूज फॉर सॉफ्ट सेडिमेंट्स। ये सॉफ्ट सेडिमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, सेडिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। द सैंपल इज एक्सट्रूडेड फ्रॉम द कोरियर इनटू अ ट्रे और प्लान। कोरियर से हम सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है और उसे स्टोर कर लिया जाता है। होमोजेनाइज बिफोर स्टोरिंग इन अ सैंपल प्लान। कोरियर से जो हम सैंपल लेंगे सबसे पहले हम इसे होमोजेनाइज करेंगे, फिर हम स्टोर करने से पहले हम इसको होमोजेनाइज करेंगे पहले। द एकमैन सैम्पलर, एकमैन सैम्पलर द मोस्ट वाइडली यूज सैम्पलर, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सैंपल है, ठीक है। एकमैन जो ख़ास तौर पर वाटर बॉडीज़ के नीचे सैंपल लेना होता है, ठीक है, सेडिमेंट्स का। सुटेबल होती है ये मुड और सैंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डस्ट एनालिसिस। डस्ट एनालिसिस, डस्ट इज द अर्बन इन्वायरमेंट इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न। अर्बन में जो होते हैं डस्ट के अंदर ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, क्योंकि उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। टैशनल एक्सपीरियंस चिल्ड्रंस हु ओपन, जो बहुत से बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रीट्स गलियों में खेलते हैं, स्कूल यार्ड्स, स्कूल के सहन में खेलते हैं, पार्क्स में खेलते हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट डस्ट एनालिसिस होते हैं जो बच्चों के हाथों पे लग जाते हैं। एंड देन वो अगर हमें बच्चों को हाथ धोने की आदत ना डालें तो वो इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। द मेजर रूट ऑफ एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन रोड डस्ट इन मेली इंजेक्शंस, ठीक है। वही अगर हम बच्चे हाथ ना धोएं तो वो जिस्म के अंदर चले जाते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को अफेक्ट करते हैं फिर, ठीक है। चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स में ट्रांसफर डस्ट पार्टिकल्स ऑनटू द हैंड्स। बच्चे स्ट्रीट्स गलियों में खेलते हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं हैंड्स पे, एंड दोज कुड सब्सिक्वेंटली इंजेस्टेड, और वो जिस्म के अंदर चले जाते हैं। गांव में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, और जो शहरी होते हैं वो जो ट्रैफिक्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ से बहुत सारा डस्ट एनालिसिस आती हैं। और इसमें सोर्स क्या होते हैं? मेन सोर्स ऑफ रोड डस्ट इज द डिपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसॉल्स पार्टिकल्स, ठीक है। इन द अर्बन इन्वायरमेंट्स में दीज पार्टिकल ओरिजिनली मेनली फ्रॉम रोड ट्रैफिक्स
जैसे मैंने आपको बताया रोड ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा डस्ट एनालिसिस होते हैं, फैक्ट्रीज से बहुत सारे डस्ट एनालिसिस आते हैं, फ्लैकिंग ऑफ पेंट्स से आते हैं, पार्टिकल्स लार्ज दैन 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर्स आर डिपॉजिट क्वाइट रैपिडली टू द अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। वो पार्टिकल जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है वो बहुत जल्दी डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब इसके हज़ार्स क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास प्लूटेंट, स्पेशली होता है लेड के। लेड जो होता है वो फ्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी डस्ट के अंदर जो डिपोजिशन होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद है जो हमारे पास है अदर हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, निकल, जिंक होता है, आर आल्सो रूटीनली ऑब्जर्व इन रोड डस्ट। ये भी ऑब्जर्व किए जाते हैं डोस्ट में, लेकिन कम होते हैं लेड से। हजार्ड्स, रोड डस्ट में बी रिसस्पेंडेड इनटू द एयर्स एंड देन इनहेल्स। जो रोड डस्ट होती है वो दोबारा रिसस्पेंड हो सकती है एयर्स में, और हम इसे एयर में हम इसे इनहेल भी कर सकते हैं। एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, प्लूटेंट्स होते हैं। प्लूटेंट प्रेजेंट इन रोड डस्ट एंड इंटर सरफेस वाटर एज रोड ड्रेन्स वाटर आफ्टर रेन के बाद। जो प्लूटेंट्स रोड्स के ऊपर मौजूद होते हैं, जब बारिश होती है वो कीचड़ का बायस बन जाते हैं, देन फिर वो कीचड़ से वो फिर प्लूटेंट डस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन वो अफेक्ट करते हैं the pollutants content of dust in homes, schools and places, work works, factories, offices can be used as a hides at road dust। जो रोड डस्ट होती है हम जो घरों में भी उसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम स्कूल्स में भी होती हैं, फैक्ट्रीज, ऑफिस आई यूज एज अ हाइट ऑफ रोड डस्ट। डस्ट एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, उसकी हम स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। जो इसकी सैम्पलिंग, स्टोरेज एंड सैम्पलिंग सेम वो डिस्कस किए सॉइल में, ठीक है। जो स्पेसिफिक हम कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कलेक्शंस, डस्ट सैंपल कैन बी कलेक्टेड यूजिंग जो डस्ट सैंपल है हम कैसे इसका एनालिसिस करते हैं, कैसे इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। एक ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और डस्ट पैन यूज़ कर सकते हैं, और स्पैटुला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डस्ट का जो सैंपल लेने के लिए हमें बड़े कोरियर की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ डस्ट का एनालिसिस के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो इंफॉर्मेशन हमें रिकॉर्ड करनी होती है, और हम स्पैटुला यूज़ करते हैं। स्टोरेज, स्टोर्ड इन डिस्पोजेबल पॉलीथीन बैग्स में, ये पॉलीथीन बैग्स में भी होती है डस्ट पार्टिकल्स। यू शुड कलेक्ट एटलीस्ट 5 ग्राम ऑफ ईच डस्ट सैंपल। हमें चाहिए तकरीबन डस्ट पार्टिकल जो सैंपल के लिए हम लेंगे वो 5 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड ऑन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्म, जो हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे वो स्टैंडर्डाइज साइड डाटा फॉर्म अवेलेबल होती है। डस्ट सैंपल शुड बी करेक्टराइज अकॉर्डिंग टू द डस्ट, ठीक है। डस्ट सैंपल हम कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, वो हम रोड से, कार पार्क से, इंडोर से। और जो रोड साइड सोल्स होते हैं उसका एरिया कितना होता है, मीटर स्क्वायर्स में होते हैं। इन जी होता है डस्ट एनालिसिस एंड सेडिमेंट्स। थैंक यू सो मच।